सोचो एक ऐसी पावर जो पूरे देश को एक साथ जोड़ दे, एक ऐसी फीलिंग जो लाखों लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए खड़ा कर दे। हाँ। वो पावर है नेशनलिज्म। पर इंडिया में ये मॉडर्न नेशनलिज्म की आग मतलब शुरू कैसे हुई? राइट। ब्रिटिश राज ने इसमें क्या रोल प्ले किया, दोस्त या दुश्मन का? और कैसे कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी पहले इसकी नींव रख रहे थे? और क्या आप जानते हैं कि एक कानून ने जो आधी रात में पास हुआ पूरे देश के न्यूज़पेपर्स को साइलेंट करने की कोशिश की, ओह वाह, और उसके रिएक्शन ने आज़ादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। एग्जैक्टली ये सब और बहुत कुछ हम आज एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर हिस्ट्री को बोरिंग डेट्स से ज्यादा एक एक्साइटिंग स्टोरी की तरह समझना है तो दिस इज द राइट प्लेस। बिल्कुल। फटाफट सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो क्योंकि ये जर्नी मिस नहीं करनी है। लेट्स अनपैक दिस। आज हमारा टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है द स्ट्रगल बिगन्स। हम इसे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स थे। फिर हम देखेंगे कैसे इंडियंस को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आए, मतलब उनका फायदा हमारा नुकसान था। इसके बाद हम कंट्री के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन और हाँ, प्रेस के रोल को डिस्कस करेंगे। We will also dive into the rediscovery of India's past, socio-religious reforms और reactionary British policies जैसे कि वो infamous Ilbert Bill controversy। Oh, that was a big one. एंड फाइनली हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस और उनके कैंपेन्स को डिटेल में देखेंगे, बंगाल से लेकर बम्बई और मद्रास तक। Great. तो रेडी हो जाओ दोस्त। ओके, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। Let's do it. Factors in the growth of modern nationalism. बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म अचानक से पैदा नहीं हुआ, ये बहुत सारे फैक्टर्स का एक मिक्स था। कुछ फैक्टर्स ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से आए और कुछ उन्हीं पॉलिसीज के रिएक्शन में। Like a chemical reaction. एग्जैक्टली, इट वाज लाइक अ केमिकल रिएक्शन, समझे? That's a good analogy. जैसे एक वीडियो गेम में। हाँ बिल्कुल। Imagine तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। गेम डेवलपर ने गेम डिफिकल्ट बनाने के लिए नए रूल्स डाले जो कि एक स्टिमुलस है। राइट। बट तुम उन्हीं रूल्स का फायदा उठाकर एक नई विनिंग स्ट्रेटजी बना लेते हो, विच इज द रिएक्शन। परफेक्ट एग्जांपल, इंडियन नेशनलिज्म भी कुछ ऐसा ही था। ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए चेंजेस किए, बट इंडियंस ने उन्हीं चेंजेस को अपने देश को यूनाइट करने के लिए यूज कर लिया। कूल। तो चलो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही समझना है कि इंडियन नेशनलिज्म कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी फोर्सेस कोलाइडिंग। और बैकग्राउंड आई गेस 19th सेंचुरी का कॉलोनियल रूल है। हाँ, 19th सेंचुरी में इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था, बट एट द सेम टाइम पूरी दुनिया में नए आइडियाज फैल रहे थे। इस बैकड्रॉप में एक न्यू इंडियन आइडेंटिटी फोर्ज हो रही थी। ओके, तो इसके कोर लॉजिक पे आते हैं। सोर्स के अकॉर्डिंग 4 मेन ड्राइवर्स थे। हाँ, ये याद रखना। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड अपसर्ज। फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे आइडियाज पूरी दुनिया में फैल रहे थे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब अपना शासन खुद चुनने का अधिकार। करेक्ट, ये आइडियाज इंडियन थिंकर्स तक भी पहुंचे। दूसरा, इंडियन रिनेसेंस। इंडिया के अंदर भी राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स, सोशियो रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे, जिससे सोसाइटी मॉडर्न बन रही थी और यूनाइट हो रही थी। एग्जैक्टली। तीसरा था ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन। ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवेज, टेलीग्राफ, यूनिफाइड लॉज इंट्रोड्यूस किए। उनका मकसद तो ऑफकोर्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन था, बट इससे इंडिया फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइट हो गया। एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। कूल ना? बहुत कूल। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिएक्शन टू इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश की डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसने लोगों को एक साथ लाया। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि इन फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार की जहां नेशनलिज्म का बीज आसानी से उग सकता था। इट क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। बिल्कुल। सो कंक्लूजन ये है कि इंडियन नेशनलिज्म वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल आइडियाज, इंटरनल रिफॉर्म्स, कॉलोनियल एक्शंस एंड एंटी कॉलोनियल रिएक्शंस। एब्सोल्युटली। ओके, एक सवाल है प्रीलिम्स के लिए। इन 4 फैक्टर्स में से सबसे डायरेक्ट स्टिमुलस बाय ब्रिटिश किसे कह सकते हैं? गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली द ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश। ये डायरेक्ट एक्शन था। बाकी जैसे रिएक्शन टू देयर पॉलिसीज, वो एक इनडायरेक्ट रिजल्ट था, याद रखना। गॉट इट। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, हमें हमारे देश पर शासन करने का हक है, किसी फॉरेन पावर को नहीं। दैट्स द कोर ऑफ इट। ओके। और इंडियन रेनेसांस ने नेशनलिज्म को कैसे हेल्प किया? बाय क्लीनिंग अप द सोसाइटी। देखो, रिफॉर्मर्स ने सोशल इवल्स हटाए, जिससे लोगों में यूनिटी आई। एक डिवाइडेड सोसाइटी कभी एक नेशन नहीं बन सकती, समझाए? मेक सेंस। तो क्या ये कहना सही है कि ब्रिटिश ने एक्सीडेंटली नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया? बिल्कुल। Their actions of unification were for their own benefit, but they had the unintended effect of creating a national consciousness. हिस्ट्री में ऐसी आयरनीज बहुत मिलती हैं। ट्रू। इन चारों फैक्टर्स को याद करने का कोई मेमोरी हैक? हाँ, just remember the word WIR. WIR. Worldwide Upsurge, Renaissance Indian. Initiatives British Modernization, Reaction. WIR. Simple. Oh, brilliant. WIR. Now pause and practice saying. Indian nationalism was a product of a mix of factors, including global trends, internal reforms,
British modernization, and a strong reaction to colonial policies. इन शॉर्ट, नेशनलिज्म के बीच दुनिया भर के आइडियाज, देश के अंदर के सुधार, ब्रिटिश के एक्शंस और उनके खिलाफ रिएक्शन से सिंचे गए थे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस इन इंडियन एंड colonial interests. राइट। ये वो आहा मोमेंट था जब इंडियंस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश रूल उनके भले के लिए नहीं, बल्कि इंडिया को इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखने के लिए है। उन्हें समझ आ गया कि इंडिया का इंटरेस्ट और ब्रिटिश का इंटरेस्ट दो अलग-अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बिल्कुल। जैसे इमेजिन तुम और तुम्हारा बिजनेस पार्टनर एक कंपनी चला रहे हो। तुम कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो, पर तुम्हारा पार्टनर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालकर कंपनी को खोखला कर रहा है। जब तुम्हें ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ आएगा, तभी तुम एक्शन लोगे, है ना? हाँ। इंडिया के साथ भी यही हुआ। तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि ये रियलाइजेशन नेशनलिज्म का टर्निंग पॉइंट था। करेक्ट। जब तक दुश्मन कॉमन ना हो, लोग यूनाइट नहीं होते। बैकग्राउंड ये है कि इनिशियली बहुत से एजुकेटेड इंडियन सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया को मॉडर्नाइज बनने में हेल्प करेगा, बट धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। कोर लॉजिक क्या था इसके पीछे? इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला, इकोनॉमिक बैकग्राउंडनेस। लोगों ने देखा कि इंडिया, जो कभी सोने की चिड़िया था, अब ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से गरीब हो रहा है। कॉलोनियल रूल वाज द मेन कॉज। ओके। दूसरा, ऑल सेक्शंस अफेक्टेड। ये रियलाइजेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स तक लिमिटेड नहीं था। पेजेंट्स, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्समैन, वर्कर्स, कैपिटलिस्ट, सबको इसका एहसास हुआ। सबके इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा था। और तीसरा, द कॉमन एनिमी। इस रियलाइजेशन ने एक कॉमन एनिमी क्रिएट किया, द कॉलोनियल रूल। इसने अलग अलग क्लासेस और सेक्शंस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला दिया। राइट। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये हुआ कि इसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक क्लियर गोल दिया, टू चैलेंज द कॉलोनियल रूल एंड इट्स पॉलिसीज। अब लड़ाई सिर्फ छोटे-मोटे रिफॉर्म्स के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए थी। तो कंक्लूजन ये है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन वाज द रियल फ्यूल फॉर द नेशनलिस्ट फायर। परफेक्ट। एक क्वेश्चन, कौन-कौन सी क्लासेस थी जिनको ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आया? यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑप्शंस आ सकते हैं। गुड वन। याद रखो, इट वाज ऑल एनकम्पासिंग, फ्रॉम peasants and artisans at the bottom to capitalists at the top, including intellectuals and workers. So if an option says only educated class, it's wrong. ओके, नोटेड। इससे पहले लोग क्या सोचते थे ब्रिटिश रूल के बारे में? Many early nationalists had faith in British justice. उनको लगता था कि वो पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाएंगे। This realization of economic exploitation, उसने इस फेथ को तोड़ दिया। और इस कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? Deindustrialization. ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया ताकि वो अपने मिल्स में बना माल यहाँ बेच सकें। क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इस रियलाइजेशन को फैलाने में किसने हेल्प की? अर्ली नेशनलिस्ट्स जैसे दादा भाई नारोजी, उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, फिर आरसी दत्त, उन्होंने अपने राइटिंग से इसे पॉपुलर किया। हम आगे प्रेस के रोल में इसे और देखेंगे। राइट। इस पॉइंट को एक लाइन में कैसे याद रखें? सिंपल, माई लॉस इज देयर गेन। जब इंडियंस को समझ आया कि इंडिया की इकोनॉमिक लॉस ब्रिटिश का गेन है, तभी असल स्ट्रगल शुरू हुआ। माई लॉस इज देयर गेन, गॉट इट। अब प्रैक्टिस करो। The realization that colonial rule was the primary cause of India's economic backwardness united all sections of society against it. इन शॉर्ट, जब इंडियंस को ये समझ आया कि ब्रिटिश राज उनके हित में नहीं, तभी नेशनलिज्म को एक सॉलिड रीजन मिला। Okay, next topic. Political, administrative and economic unification of the country. हाँ, ये वही आयरनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री डिफेंस और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पूरे इंडिया को एक सिंगल सिस्टम के अंदर ला दिया। रेलवेज, टेलीग्राफिक, कॉमन लॉ सिस्टम, ये सब इसका पार्ट थे। बिल्कुल। बेसिकली उन्होंने अनजाने में इंडिया को यूनिफाई कर दिया। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं जो आपस में बात नहीं करती। ओके। फिर बिल्डर बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए एक कॉमन इंटरकॉम सिस्टम लगा देता है। अब सब फैमिलीज आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे पानी की कमी डिस्कस कर सकती है। ब्रिलियंट एनालॉजी। ब्रिटिश का यूनिफिकेशन भी कुछ ऐसा ही था। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी, बट आयरॉनिकली उनके एक्शंस ने इंडिया को यूनाइट करने में हेल्प की। करेक्ट। इसका बैकग्राउंड देखो, मौर्याज और मुगल्स ने भी इंडिया के बड़े हिस्से पर रूल किया था, बट ब्रिटिश ने एक लार्जर स्टेट बनाया, फ्रॉम द हिमालयाज टू केप कैमोरन एंड असम टू खैबर पास। ये तो काफी बड़ा एरिया है। इसके कोर लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। 3 पार्ट्स हैं। पहला, पॉलिटिकल यूनिटी। ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को डायरेक्ट यानी प्रोविंसेस और इनडायरेक्ट यानी प्रिंसली स्टेट्स के रूल के अंडर लाकर पॉलिटिकल यूनिटी इंपोज की। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। उन्होंने एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस, अ यूनिफाइड जुडिशरी और कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज बनाए। इससे पूरे देश में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और तीसरा, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। रेलवेज और टेलीग्राफ जैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने अलग अलग रीजन्स को जोड़ दिया। अब एक रीजन में फसल खराब होने का असर दूसरे रीजन के प्राइसेस पर भी पड़ता था। सबकी इकोनॉमिक किस्मत जुड़ गई। वाओ, तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और 2-fold इफेक्ट हुआ। यस, 2-fold। एक, लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नेशनल बन गई, और 2, लीडर्स के लिए ट्रैवल करना, मिलना और पॉलिटिकल आइडियाज एक्सचेंज करना आसान हो गया। इसने नेशनल लेवल पर पब्लिक ओपिनियन बनाना पॉसिबल किया। एग्जैक्टली। तो कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश ने एक मशीन बनाई इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, बट इंडियंस ने
उसी मशीन को आजादी की लड़ाई के लिए यूज करना सीख लिया। The irony continues. Okay, cross question time. हम्म। Prelims के लिए geographical extent of British rule क्या था? ये याद रखना, नॉर्थ में हिमालयस, साउथ में केप कमोरन, ईस्ट में असम, वेस्ट में खैबर पास। ये उनकी वास्टनेस दिखाता है। कि main motives क्या थे? 3 चीजें याद रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मिलिट्री डिफेंस और इकोनॉमिक पेनिट्रेशन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। उनका इंटरेस्ट प्राइमरी था। Unification का nationalists के लिए सबसे बड़ा advantage क्या था? कम्युनिकेशन, डेफिनेटली। रेलवेज एंड टेलीग्राफ ने लीडर्स को कनेक्ट किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कलकत्ता से मद्रास जाकर स्पीच दे सकते थे। दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मोबिलाइजिंग पीपल। Right. और economic unification का एक negative side effect भी था ना? हाँ बिल्कुल, जैसे अब अगर एक जगह फमीन मतलब अकाल आता था तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता था, क्योंकि मार्केट्स लिंक्ड थे। इट नेशनलाइज्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एज वेल। That's a crucial point. Pause in practice. The British unified India politically, administratively, and economically for their own interests. But this inadvertently helped in the rise of Indian nationalism. इन शॉर्ट, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इंडिया को जोड़ा, पर इस जुड़ने से ही इंडियंस में एक होने की भावना आई। अब आते हैं एक और डबल एज स्वॉर्ड पर, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की ताकि उन्हें चीप क्लर्क्स मिल सकें, बट इसके थ्रू इंडियंस ने लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म के मॉडर्न आइडिया सीख लिए। एक और केस ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल, इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक नया सॉफ्टवेयर सिखाती है ताकि वो बेटर काम करें, ठीक है? पर एम्प्लॉयज उस सॉफ्टवेयर का यूज करके एक यूनियन बना लेते हैं और अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन ने कुछ ऐसा ही किया। इंटरेस्टिंग। तो इसके डिस्कशन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल फैक्टर था जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को शेप किया। बैकग्राउंड में मकॉलेज मिनट ऑफ 1835 को याद रखना है, जिसने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया। राइट। उनका एम था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। उनका प्लान फेल हो गया। कोर लॉजिक देखो, इंग्लिश ने 2 इंपॉर्टेंट काम किए। एक, इसने इंडियंस को वेस्टर्न थिंकर्स जैसे जॉन लॉक, रूसो, मजीनी के रेडिकल आइडियाज से एक्सपोज किया। आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, और दूसरा, इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रांका बन गई। एक बंगाली लीडर एक मद्रासी लीडर से इंग्लिश में बात कर सकता था। इसने पैन इंडिया इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को पॉसिबल बनाया। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हुआ जिसके पास मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज थे और एक कॉमन लैंग्वेज थी कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जैक्टली। और इसी क्लास ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। तो कंक्लूजन ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम को कॉलोनियल रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए डिजाइन किया गया था, वही उसके अगेंस्ट सबसे पावरफुल वेपन बन गया। अ ग्रेट आयरनी इंडीड। एक क्वेश्चन, क्या सभी इंडियंस ने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया? नहीं, इसका रीच लिमिटेड था, मेनली अर्बन एरियाज और अपर कास्ट तक। बट इसका इम्पैक्ट इसकी रीच से कहीं ज्यादा था, क्योंकि इसने लीडर्स ऑफ थॉट क्रिएट किए। राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज का रोल गेम चेंजर क्यों था नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए? क्योंकि इसने रीजनल बैरियर्स तोड़ दिए। पहले कम्युनिकेशन लोकल लैंग्वेजेस में होता था। इंग्लिश ने एक नेशनल स्टेज क्रिएट कर दिया जहां आइडियाज पूरे देश में फैल सकते थे। और इस एजुकेशन से जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया पैदा हुई, उसकी क्या खासियत थी? वो मॉडर्न थे, रैशनल थे और उनके पास पूरे इंडिया का पर्सपेक्टिव था। वो अपने लोकल एरिया से आगे सोच सकते थे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। हम इस क्लास के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियंस को इंटेलेक्चुअली कॉलोनाइज करने के बजाय लिबरेट कर दिया? in a way, yes, it gave them the intellectual tools to fight colonialism itself. इस पॉइंट को याद रखने का कोई तरीका? बस इतना याद रखो, they gave us the books, we read the pages they didn't want us to read. Brilliant. Now let's practice saying Western education intended to create loyal clerks instead produced nationalist leaders armed with modern ideas of liberty and democracy. In short, अंग्रेजी तालीम ने इंडियंस को वो वैचारिक हथियार दिए जिससे उन्होंने अंग्रेजों से ही लड़ाई की। Okay, एजुकेशन के साथ साथ एक और पावरफुल टूल था, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। बिल्कुल, अगर एजुकेशन ने आइडियाज दिए तो प्रेस ने उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचाया। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि इंडियन प्रेस 19th सेंचुरी में सिर्फ न्यूज नहीं दे रहा था, बल्कि पब्लिक ओपिनियन शेप कर रहा था, लोगों को एजुकेट कर रहा था और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को पॉपुलराइज कर रहा था। इट वाज द इंटरनेट ऑफ दैट एरा। परफेक्ट एनालॉजी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। आजकल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक एक्सपोज करता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, सरकार पर प्रेशर बनता है। उस जमाने में नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स यही काम कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरह काम किया जो ब्रिटिश पॉलिसीज को डेली बेसिस पर स्क्रूटनाइज कर रहा था। हाँ, इसका बैकग्राउंड ये है कि 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंडियन ओन न्यूज़पेपर्स दोनों इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बूम कर गए। द अमृता बाजार पत्रिका, द हिंदू, केसरी, लिस्ट लंबी है। कोर लॉजिक क्या था? हाउ डिड दे हेल्प? 3 तरह से। एक, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो गवर्नमेंट के हर गलत कदम को एक्सपोज करते थे। दूसरा, स्प्रेडिंग मॉडर्न आइडियाज,
वो सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को आम आदमी की भाषा में समझाते थे। और तीसरा, कनेक्टिंग नेशनलिस्ट्स। एक न्यूज़पेपर में छपा आर्टिकल दूसरे शहर में पढ़ा जाता था, डिस्कस होता था। इसने पूरे देश के लीडर्स को एक कॉमन कॉन्वर्सेशन में बांध दिया। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रेस ने एक इन्फॉर्म्ड, पॉलिटिकली कॉन्शियस पब्लिक बनाई जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का बेस बनी। बिल्कुल। कंक्लूजन ये है कि प्रेस बिकेम अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट्स, इतना पावरफुल कि ब्रिटिश को इसे कंट्रोल करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे रिप्रेसिव लॉज लाने पड़े। एक क्वेश्चन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट स्पेसिफिकली वर्नाक्युलर पेपर्स को क्यों टारगेट कर रहा था? क्योंकि उनका रीच आम जनता तक था। इंग्लिश पेपर्स तो मेनली एजुकेटेड एलीट ही पढ़ते थे। असली खतरा उन पेपर्स से था जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखकर किसानों और मजदूरों तक पहुंच रहे थे। सही बात। फेमस नेशनलिस्ट लीडर्स में से कौन-कौन जर्नलिज्म से जुड़े थे? ऑलमोस्ट सभी। तिलक, केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द बंगाली, जी सुब्रमण्य अय्यर, द हिंदू, लिस्ट गोज ऑन। उनके लिए पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो क्या प्रेस हमेशा यूनाइटेड था? कोई इंटरनल डिफरेंसेस नहीं थे? डिफरेंसेस थे। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स अलग अलग पेपर्स में रिफ्लेक्ट होते थे, बट जब बात ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने की आती थी तब वो मोस्टली एक आवाज में बोलते थे। ब्रिटिश ने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या सिर्फ वर्निकुलर प्रेस एक्ट ही यूज किया? नहीं, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो सेडिशन यानी राजद्रोह से डील करता था, उसे भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया नेशनलिस्ट एडिटर्स को जेल में डालने के लिए। राइट। इस टॉपिक को याद रखने के लिए वन लाइनर। The newspaper was the nationalists' daily bulletin and the British's daily headache. That's good. Okay. Practicing, the Indian press acted as an opposition party, educating the public, shaping opinion, and connecting nationalists across the country. In short, अखबारों ने आजादी की लड़ाई को गली-गली, घर-घर तक पहुंचा दिया। अब आते हैं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पर, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी था। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि जब इंडियन और यूरोपियन स्कॉलर्स ने एंशिएंट इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को अनकवर किया, तो इसने इंडियंस के अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राइड जगाया। राइट। इसने उस कॉलोनियल मिथ को तोड़ा कि इंडिया हमेशा से एक बैकवर्ड नेशन रहा है। एग्जैक्टली। रियल लाइफ एग्जांपल इसका ये है, जैसे एक स्टूडेंट जिसे हमेशा एवरेज समझा जाता है, उसे पता चले कि उसके एंसेस्टर्स ग्रेट स्कॉलर्स या आर्टिस्ट थे, उसका सेल्फ एस्टीम इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है ना? बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन से कि अ नेशंस फ्यूचर इज ऑफन बिल्ट ऑन द प्राइड ऑफ इट्स पास्ट। सही कहा। बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश प्रोपेगेंडा हमेशा इंडियंस को इंफीरियर पोर्ट्रे करता था। टू जस्टिफाई देयर रूल, उन्होंने कहा कि हम सिविलाइजिंग मिशन पर हैं। कोर लॉजिक इसका ये था कि रिसर्च ने इस नैरेटिव को चैलेंज किया। यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे मैक्स मुलर और इंडियन स्कॉलर्स जैसे R.G. भंडारकर और राजेंद्र लाल मित्रा ने उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव किया कि एंशिएंट इंडिया में वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स, साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और फ्लरिशिंग ट्रेड था। अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ग्रेट एम्परर्स थे। जब ये बातें सामने आईं तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसने इंडियंस को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट दिया। उन्हें लगा कि इफ वी वर ग्रेट इन द पास्ट, वी कैन बी ग्रेट अगेन। इसने आजादी की मांग को एक मॉरल और हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी दी। तो कंक्लूजन ये है कि द रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट वाज अ क्रूशियल इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न नेशनल आइडेंटिटी। इट गिव इंडियंस अ पास्ट टू बी प्राउड ऑफ एंड अ फ्यूचर टू फाइट फॉर। वेल सेड। एक क्वेश्चन, क्या इस ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट का कोई नेगेटिव साइड भी था? हाँ, था। कभी-कभी इसने रिलीजियस रिवाइवलिज्म को बढ़ावा दिया। कुछ ग्रुप्स ने सिर्फ हिंदू पास्ट को ग्लोरीफाई किया, जिसने बाद में कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए स्पेस क्रिएट किया। दैट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूआंस। यूरोपियन स्कॉलर्स इस रिसर्च में क्यों इंटरेस्टेड थे? कई रीजंस थे। कुछ जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से ड्रिवन थे, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो इंडियन कल्चर को समझना चाहते थे टू कन्वर्ट पीपल, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो इंडिया को बेटर रूल करने के लिए उसकी हिस्ट्री समझना चाहते थे। ओके। स्वामी विवेकानंद का इसमें क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल। उन्होंने एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, खासकर वेदांता, को एक मॉडर्न और रैशनल तरीके से प्रेजेंट किया। जब उन्होंने 1893 में शिकागो में स्पीच दी तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इंडियन थॉट का लोहा मनवाया। इससे इंडियंस का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा। राइट। तो नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इट वाज आल्सो अ कल्चरल रीअवेकनिंग। एब्सोल्युटली, इट वाज अ कंप्लीट रीअसर्शन ऑफ द इंडियन आइडेंटिटी। इस पॉइंट को याद रखने के लिए कोई फ्रेज? You can't build a strong future on a foundation of shame. Rediscovering the past removed that shame. Powerful. Practice. The rediscovery of India's glorious past shattered the myth of colonial inferiority and instilled a sense of self-confidence and pride, which became the psychological backbone of nationalism. In short, अपने शानदार अतीत को जानकर इंडियंस में आजादी हासिल करने का आत्मविश्वास जागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। हाँ, इसकी डेफिनेशन ये है कि 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे ब्रह्मो समाज और आर्य समाज ने इंडियन सोसाइटी के इंटरनल इवल्स जैसे कास्ट सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज पर अटैक किया, जिससे एक मोर यूनाइटेड और मॉडर्न सोसाइटी बनी। और एक यूनाइटेड सोसाइटी ही एक नेशन बन सकती है। इंडिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश की। नाइस इंट्रोडक्शन।
नेशनलिज्म सिर्फ ब्रिटिश से आजादी नहीं था, बल्कि अपने ही समाज की बुराइयों से भी आजादी था। यस, बैकग्राउंड ये है कि 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी बहुत सारे सोशल ईवल से ग्रस्त थी। ब्रिटिश इसको यूज करके कहते थे, देखो तुम लोग खुद को गवर्न नहीं कर सकते। तो रिफॉर्मर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कोर लॉजिक क्या था उनका? उनका अप्रोच दो तरह का था। राजा राममोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स रैशनैलिटी और मॉडर्न आइडियाज पर जोर देते थे। वो कहते थे कि हमें वेस्ट से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। और दूसरा अप्रोच? स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे रिफॉर्मर्स गो बैक टू द वेदास कहते थे। उनका मानना था कि एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और बाद में करप्शन आ गया है। बट दोनों का एम एक ही था, सोसाइटी को रिफॉर्म करना। बिल्कुल। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि इन मूवमेंट्स ने एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट क्रिएट किया। उन्होंने विमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया, कास्ट बैरियर्स को चैलेंज किया। इसने नेशनल यूनिटी के लिए बेस बनाया। तो कंक्लूजन ये है कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने इंडियन सोसाइटी को अंदर से स्ट्रांग बनाया ताकि वो कॉलोनियल रूल के एक्सटर्नल थ्रेट का सामना कर सके। परफेक्ट। क्वेश्चन, क्या इन सभी रिफॉर्म मूवमेंट्स का कैरेक्टर प्रोग्रेसिव ही था? मोस्टली यस, बट कभी-कभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पास्ट को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में उन्होंने रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज भी दिखाई, जो आगे चल के प्रॉब्लमैटिक साबित हुई। पर उनका प्राइमरी थ्रस्ट वाज रिफॉर्म। रिफॉर्मर्स के दो मेन ग्रुप्स कौन से थे? एक थे रिफॉर्मिस्ट्स जैसे ब्रह्मो समाज, जो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज को इंटीग्रेट करना चाहते थे। दूसरे थे रिवाइवलिस्ट्स जैसे आर्य समाज, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर रिफॉर्म करना चाहते थे। इन मूवमेंट्स ने नेशनलिज्म को डायरेक्टली कैसे हेल्प किया? उन्होंने इंडियन होने का एक कॉमन कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी का आइडिया दिया, जो रिलीजियस और कास्ट डिवीजन से ऊपर था। उन्होंने कहा, पहले हम इंडियन हैं। ज्योतिबा फूले जैसे लोअर कास्ट रिफॉर्मर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था? उनका कंट्रीब्यूशन मॉन्यूमेंटल था। उन्होंने सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म की बात नहीं की, बल्कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन और कास्ट ऑपरेशन पर डायरेक्टली अटैक किया। उन्होंने एक मोर इंक्लूसिव आइडिया ऑफ नेशन की नींव रखी। तो ये कहना सही है कि ये सिर्फ अपर कास्ट मूवमेंट नहीं था? इनिशियली लीडरशिप अपर कास्ट से थी, बट फूले, नारायण गुरु जैसे लीडर्स ने इसका बेस बहुत ब्रॉडन कर दिया। ओके, प्रैक्टिसिंग द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स स्ट्रेंथेंड द नेशन फ्रॉम विदिन बाय अटैकिंग सोशल इवल्स, व्हिच वाज अ नेसेसरी प्रीकंडीशन फॉर फाइटिंग द कॉलोनियल रूल। इन शॉर्ट, देश को आजाद कराने से पहले समाज को आजाद कराना जरूरी था। Now let's talk about the people who were leading all this. Rise of middle class intellectuals. राइट, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट की ड्राइविंग फोर्स थे। शॉर्ट डेफिनेशन, ये एक नया सोशल क्लास था जो वेस्टर्न एजुकेशन से पैदा हुआ था। इसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट शामिल थे, जिनके पास मॉडर्न आइडियाज थे और एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव था। Basically the brain of the movement. द ब्रेन, द वॉइस, एवरीथिंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक स्टार्टअप कंपनी में फाउंडर्स और अर्ली एम्प्लॉयज होते हैं, जिनके पास विजन होता है और वो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। ये मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स नेशनलिस्ट मूवमेंट के फाउंडर्स थे। Great. Introduction. हर बड़े मूवमेंट को लीडर्स की जरूरत होती है। इंडिया में ये लीडरशिप इस नए मिडिल क्लास ने प्रोवाइड की। बैकग्राउंड, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इस क्लास को क्रिएट किया। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स, कोर्ट्स के लिए लॉयर्स और स्कूल्स के लिए टीचर्स चाहिए थे। और इन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। कोर लॉजिक क्या था इनके राइज का? इनके पास कुछ एडवांटेजेस थे। एक, दे वर एजुकेटेड इन मॉडर्न थॉट। दो, दे वर नॉट टाइड टू ओल्ड फ्यूडल लॉयल्टीज। तीन, उनके प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स जैसे लॉ और जर्नलिज्म उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर कनेक्ट करते थे। और उन्होंने ब्रिटिश रूल के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को सबसे पहले समझा। हाँ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को एक लीडरशिप मिली जो पूरे देश के टर्म्स में सोच सकती थी। उन्होंने ही पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स शुरू किए और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को आर्टिकुलेट किया। So, conclusion. The rise of this class was a direct consequence of British rule and it became the primary vehicle for the growth of nationalism. Another great irony. Question. ये क्लास आम जनता, आने peasants और workers से कितना कनेक्टेड थी? शुरू में इनका कनेक्शन कम था। उनकी पॉलिटिक्स, पिटिशंस और स्पीचेस तक लिमिटेड थे, बट ग्रेजुअली लीडर्स लाइक तिलक और बाद में गांधी ने इस गैप को ब्रिज किया। इस क्लास के लीडर्स के कुछ एग्जाम्पल्स? श्योर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जी.के. गोखले, ऑल द अर्ली लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस केम फ्रॉम दिस क्लास। इनके मेथड्स को क्या कहते थे? उनके मेथड्स मॉडरेट थे। वो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव करते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के थ्रू रिफॉर्म्स चाहते थे। तो ये इंटेलिजेंस या आखिर चाहती क्या थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट इनिशियली। शुरू में उनकी मांग थी ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल राइट्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस केम मच लेटर। इस क्लास को याद रखने के लिए एक की आइडिया। दे वर द ब्रिज। एक तरफ आम इंडियन जनता थी और दूसरी तरफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज। ये क्लास इन दोनों के बीच का ब्रिज थी। Nice. Practice. The new middle-class intelligentsia, a product of colonial policies, provided the essential leadership that articulated and guided the early nationalist इन movement. शॉर्ट, अंग्रेजों की पैदा की हुई पढ़ी लिखी क्लास ही उनके गले की हड्डी बन गई। एक और important factor था impact of contemporary movements worldwide. हाँ,
इंडियंस अकेले नहीं थे। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि दुनिया भर में चल रहे लिबरेशन मूवमेंट्स जैसे इटली, ग्रीस और आयरलैंड में ने इंडियन नेशनलिस्ट्स को बहुत इंस्पायर किया। उन्हें लगा इफ दे कैन डू इट सो कैन वी। एग्जैक्टली। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे ओलंपिक्स में जब एक एथलीट गोल्ड जीता है तो उसके देश के हजारों यंग एथलीट्स इंस्पायर होते हैं। वैसा ही था। Introduction. The Indian freedom struggle was not fought in isolation. It was part of a global wave of nationalism. सही। बैकग्राउंड ये है कि 19th सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ने से आइडियाज अब तेजी से ट्रैवल कर रहे थे। इंडिया के लीडर्स यूरोपियन पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो कर रहे थे। कोर लॉजिक क्या था इस इंस्पिरेशन का? उन्होंने दो चीजें सीखी। एक, अ यूनाइटेड पीपल कैन ओवरथ्रो अ पावरफुल फॉरेन एम्पायर। दो, उन्होंने उनके मेथड्स को स्टडी किया। सीक्रेट सोसाइटीज इन इटली, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन आयरलैंड, उन्हें स्ट्रेटजीज मिली। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि इसने इंडियन नेशनलिस्ट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। इट गेव देम होप। Conclusion? The global context provided both inspiration and practical lessons to the Indian nationalist movement, making it feel like part of a larger historical trend. क्वेश्चन, कौन सी स्पेसिफिक मूवमेंट सबसे इन्फ्लुएंशियल थे? The unification of Italy, led by Mazzini and Garibaldi, was a huge inspiration. Ireland's struggle against Britain was also very closely watched, क्योंकि उनका दुश्मन सेम था। इंडियन लीडर्स ने इन मूवमेंट्स के बारे में जाना कैसे? Through newspapers and books. Surendranath Banerjee often used to give lectures on Mazzini. वो उनके हीरो थे। क्या इसका कोई इम्पैक्ट ब्रिटिश पर भी पड़ा? हाँ, ब्रिटिश भी डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं इटली की तरह यहाँ भी सीक्रेट सोसाइटीज ना बन जाएं, इसलिए वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखते थे। सो इट वर्कड बोथ वेज। यस। आजादी के बाद भी क्या इंडिया ने दूसरे कंट्रीज के लिबरेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया? Absolutely. India's support for the anti-apartheid movement in South Africa and decolonization in Africa and Asia was a direct continuation of this legacy. इस पॉइंट को वन लाइन में कैसे याद रखें? Freedom is contagious. जब इंडियंस ने दूसरों को आजाद होते देखा तो उन्हें भी इसकी चाह हुई। Great. Practicing contemporary nationalist movements in Europe and elsewhere provided inspiration, confidence, and strategic lessons to Indian nationalists. In short, दुनिया भर में चल रहे आजादी के आंदोलनों ने इंडियंस को हिम्मत दी। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसने आग में घी का काम किया, reactionary policies and racial arrogance of the rulers. Yes, अब तक हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे थे जो कॉन्शियसनेस बिल्ड कर रहे थे। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने गुस्से को भड़काया। डेफिनेशन, ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज इतनी रिप्रेसिव और उनका बिहेवियर इतना एरोगेंट था कि उन्होंने इंडियंस को एक्टिवली उनके खिलाफ यूनाइट कर दिया। जैसे a bully in the school playground who unites all the other kids against him. Perfect analogy. Introduction. Sometimes the actions of the oppressor become the biggest catalyst for a revolution. Background. 1857 के बाद ब्रिटिश का एटीट्यूड और ज्यादा रेसिस्ट हो गया था। वो इंडियंस को रेशियली इंफीरियर मानते थे और उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। ये उनके हर एक्शन में दिखता था। कोर लॉजिक। चलो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज को देखते हैं। हाँ, लिटन का टाइम पीरियड 1876-80 एक टर्निंग पॉइंट था। तीन चीजें। एक, ICS एग्जाम एज लिमिट को 21 से 19 कर देना। ये इंडियंस को एलीट सिविल सर्विस से बाहर रखने का क्लियर अटेम्प्ट था। दो, द ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑफ 1877, जब देश में भयानक अकाल था तब उसने क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने के लिए एक लैविश पार्टी दी। इससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और तीसरा सबसे इन्फेमस, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। इसने इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी, जबकि इंग्लिश प्रेस आजाद था। ये साफ साफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि इन पॉलिसीज ने मॉडरेट इंडियंस का भी ब्रिटिश जस्टिस से भरोसा उठा दिया। उन्हें लगा अब प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। Conclusion. Lytton's reactionary policies, born out of racial arrogance, acted as a powerful unifying force for the nascent nationalist movement. He unintentionally made a huge contribution to the freedom struggle. The irony is just everywhere today. Question. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट क्यों कहते थे? गैगिंग का मतलब होता है मुंह बंद करना। इस एक्ट ने न्यूज़पेपर्स को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से रोक दिया था। इफेक्टिवली उनका मुंह बंद कर दिया था। ओके, लिटन के अलावा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 का क्या रोल था? ये लिटन के बाद लॉर्ड रिपिन के टाइम में हुआ। बिल इंडियन जजेस को यूरोपियंस पर ट्रायल करने का राइट दे रहा था, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश कम्युनिटी ने इसके खिलाफ इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट किया कि सरकार को झुकना पड़ा और बिल को चेंज करना पड़ा। इससे इंडियंस ने क्या सबक सीखा? दो सबक। एक, जब बात रेस की आएगी तो ब्रिटिश जस्टिस नहीं देंगे। दो, उन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन से सरकार को झुकाया जा सकता है। They learned the lesson of agitation from the British themselves. रेशियल एरोगेंस का कोई और एग्जाम्पल? रेलवे कंपार्टमेंट्स में सेग्रीगेशन, क्लब्स में इंडियंस की एंट्री बैंड होना और स्ट्रीट्स पर इंडियंस को नेटिव्स कहकर इंसल्ट करना, ये रोज की बातें थी। तो इन पॉलिसीज को याद रखने का तरीका? बस लिटन के 3 गिफ्ट्स याद रखो: एज लिमिट रिडक्शन, फैमिन टाइम दरबार और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और इल्बर्ट बिल का लेसन? Got it. Practicing.
The reactionary policies of rulers like Lytton and the racial arrogance displayed during the Ilbert Bill controversy provoked widespread anger and united Indians against the British. इन शॉर्ट, अंग्रेजों के जुल्म और घमंड ने ही इंडियंस को उनके खिलाफ एक कर दिया। तो इस सारे गुस्से और अवेयरनेस को एक डायरेक्शन देने के लिए अब आती हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, आईएनसी अचानक से नहीं बनी, उसके पहले 50-60 साल तक प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। डेफिनेशन, ये अर्ली पॉलिटिकल बॉडीज थे जो लोकल इश्यूज पर फोकस करते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी डिमांड्स रखते थे। जैसे एक लोकल क्रिकेट क्लब जो नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स तैयार करता है। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन, दीज एसोसिएशंस वर द नर्सरीज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बैकग्राउंड, इनकी शुरुआत बंगाल में हुई। शुरू की एसोसिएशंस जैसे 1838 में बनी जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी मेनली लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती थी। कोर लॉजिक, इन एसोसिएशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? 3 स्टेजेस में। स्टेज 1 में सिर्फ रिच लैंडलॉर्ड्स के ग्रुप्स थे। स्टेज 2 में एजुकेटेड मिडिल क्लास ने एसोसिएशंस बनाई जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, पर इनका फोकस अभी भी लिमिटेड था। और स्टेज 3? स्टेज 3 में मिडिल क्लास ने ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव के साथ एसोसिएशंस बनाई जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876। ये आईएनसी की सीधी पूर्वज थी। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इन्होंने लोगों को पॉलिटिकली ट्रेन किया। पिटिशंस लिखना, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, प्रेस में आर्टिकल लिखना, ये सब उन्होंने सिखाया। कंक्लूजन, these pre-Congress associations prepared the ground, created political awareness, and built a network of leaders which made the formation of an all-India body like the INC possible. क्वेश्चन, जमींदारी एसोसिएशन को इंडिया की पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहला ऑर्गेनाइज्ड बॉडी था जिसका एम अपने क्लास इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के थ्रू प्रमोट करना था। उनसे पहले ऐसी फॉर्मल बॉडी नहीं थी। इन अर्ली एसोसिएशंस के मेथड्स क्या थे? उन्हें 3 P's कहते हैं, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिटिशंस भेजते थे, उनसे प्रेयर यानी रिक्वेस्ट करते थे, और अगर बात ना मानी जाए तो लिमिटेड प्रोटेस्ट करते थे। बंगाल में ही ये सबसे पहले क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बंगाल ब्रिटिश रूल का सबसे पहला और सबसे गहरा इंपैक्ट झेलने वाला प्रोविंस था। वेस्टर्न एजुकेशन, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले वहीं डेवलप हुए, इसलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी सबसे पहले वहीं जागी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बाकियों से अलग कैसे थी? इसका विजन ऑल इंडिया था। इसकी मेंबरशिप फीस कम थी ताकि मिडिल क्लास भी ज्वाइन कर सके, और इसने नेशनल इश्यूज जैसे ICS एज लिमिट पर पूरे देश में कैंपेन चलाए। इसके फाउंडर्स कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जिया और आनंदा मोहन बोस, दोनों ही अहम नाम है। Okay, practice. The pre-Congress political associations acted as training grounds for early nationalists, gradually evolving from representing local elite interests to adopting an all-India outlook. इन शॉर्ट, कांग्रेस से पहले की इन छोटी-छोटी संस्थाओं ने बड़ी लड़ाई के लिए जमीन तैयार की। What a journey those. तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था द स्ट्रगल बिगिंस। हाँ। हमने देखा कि इंडियन नेशनलिज्म कोई एक चीज से नहीं, बल्कि ग्लोबल आइडियाज, इंडियन रेनेसांस, ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन और उनके खिलाफ रिएक्शन का एक पावरफुल मिक्स था। WRIR। राइट। फिर हमने उस आहा मोमेंट को समझा जब इंडियंस ने कॉलोनियल इंटरेस्ट के कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचाना कि माई लॉस इज देयर गेन, और हमने देखा कैसे ब्रिटिश ने अनजाने में इंडिया को यूनिफाई किया, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और इकोनॉमिकली। बिल्कुल। वेस्टर्न एजुकेशन और प्रेस ने मॉडर्न आइडियाज फैलाए, अपने ग्लोरियस पास्ट की रीडिस्कवरी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हाँ। और हाँ, लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने तो आग में घी का काम किया। और आखिर में हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में कितनी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने जमीन तैयार कर दी थी, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जो एक तरह से कांग्रेस की फोररनर थी। एब्सोल्युटली, पूरा स्टेट सेट हो चुका था। अब सुनने वालों की बारी। ये 6 सवाल हैं, इनका जवाब खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करो जैसे तुम किसी को समझा रहे हो। सवाल नंबर 1, What were the 4 main factors behind the growth of modern nationalism? Use the memory hack WIRI. 2. Explain the two-fold effect of the unification of India by the British. 3. Why was the role of the English language a game changer for nationalist leaders? 4. Briefly describe Lord Lytton's 3 reactionary policies that angered Indians. 5. What was the main aim of the Indian Association of Calcutta founded by Surendranath Banerjee? तो 6. What was the Ilbert Bill controversy? And what lesson did Indians learn from it? एक simple challenge भी है. Pick any one pre-Congress political association and try to explain its purpose and founders in just 60 seconds. Record yourself. It's a great way to build confidence. Definitely. तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा on the beginning of modern nationalism in India. Hopefully, अब ये चैप्टर एक स्टोरी की तरह याद रहेगा। बिल्कुल। History is not just about the past. It's about understanding how we became who we are today. सही कहा। हर फैक्टर, हर एसोसिएशन, हर इवेंट एक स्टेप था टुवर्ड्स अ फ्री इंडिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करके बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक एक्सप्लोर करना है।
We read all the comments. मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। Keep learning. क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव सिर्फ 72 लोगों की एक मीटिंग में रखी गई थी? Just 72 people? हाँ, बेसिकली भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैप्टर एक क्लासरूम में शुरू हुआ था। Cool ना? बिल्कुल, और आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। अगर आप भी हिस्ट्री के ऐसे ही फैसिनेटिंग नगेट्स जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दिस। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत और उसके पहले 20 साल, जिसे मॉडरेट फेज कहते हैं, पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। राइट। आज का हमारा मिशन है इस दौर की हर बारीक डिटेल को समझना, फ्रॉम इट्स फाउंडेशन टू इट्स कोर कंट्रीब्यूशंस एंड क्रिटिसिज्म्स। एग्जैक्टली। तो बकल अप दोस्त, आज के हमारे लर्निंग मैप में शामिल है कांग्रेस की फाउंडेशन की कहानी। इनफेमस सेफ्टी वाल्व्स थियरी का सच। राइट, हाँ। कांग्रेस के शुरुआती एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मॉडरेट्स कौन थे और उनका काम करने का तरीका क्या था? मॉडरेट्स की कंट्रीब्यूशंस, स्पेशली इकोनॉमिक क्रिटिक। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, ये क्या था और क्यों इंपॉर्टेंट है? उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैंपेन्स। सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन। अर्ली नेशनलिस्ट का एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन। इस मूवमेंट में आम जनता यानी मासेस का रोल। और आखिर में ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति एटीट्यूड कैसा था? चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। ब्रॉड माइक्रो थीम, द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके, सो लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले कांग्रेस की नींव। हाँ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। ये भारत की पहली ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना? एकदम। इसने देश के अलग अलग हिस्सों के नेशनलिस्ट लीडर्स को एक मंच पर लाया। इमेजिन करो, आज के टाइम में अलग अलग सिटीज के कॉलेज स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके एक नेशनल लेवल स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं टू डिस्कस नेशनल इश्यूज। परफेक्ट एनालॉजी। बस वही था, बट विदाउट द इंटरनेट। हाँ, तो इंट्रोडक्शन ये है कि कांग्रेस की स्थापना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके लिए जमीन मतलब ग्राउंड वर्क 1870s और 1880s में ही तैयार हो चुका था। इट वाज अ प्लान्ड मूव। प्लान्ड मूव, राइट। इसका प्रिल्यूड था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, राइट, जिसके 2 सेशंस हुए थे। बिल्कुल, 1883 और 1885 में। इसके मेन आर्किटेक्ट्स आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया और आनंद मोहन बोस। याद रखना। ओके, सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया एंड आनंद मोहन बोस। गॉट इट। फाइनल शेप एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने दिया। पहला सेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। राइट, बॉम्बे में। प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी और टोटल 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। और एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1890s में कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन ग्रेजुएट, ने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया। दिस वाज सिंबॉलिक। बहुत सिंबॉलिक। इसने पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया जहां से इंडियंस अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकते थे। So basically, the foundation of INC was the formal beginning of an organized national movement in India. Exactly. So for UPSC prelims, venue, exact याद रखना है। What's a memory hack? Simple. सोचो, गोकुल के तेजपाल ने बॉम्बे में संस्कृत पढ़ते हुए कांग्रेस बनाई। विजुअलाइज कर लो, याद हो जाएगा। हाँ, cool. गोकुल के तेजपाल ने। Okay, I like that. And the first president, W.C. Banerjee. कैसे याद रखें? Think of WC as winning captain. The first winning captain of team INC. Simple ना? विनिंग कैप्टन, ब्रिलियंट। प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस पहले आती है, पार्टी यानी कांग्रेस बाद में। अल्फाबेटिकली भी सी पहले आता है, सो कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। नाइस लॉजिक। डेलीगेट्स का नंबर 72। कोई स्पेसिफिक रीजन या जस्ट अ रैंडम नंबर? For exams, the number is key. Just remember 72. It's like a cricket score. 72 runs. Easy to recall. Okay, 72 runs. Done. कदम्बिनी गांगुली वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? Because it shows that the freedom struggle, right from its early days, was committed to women's empowerment. ये social reform angle को national movement से जोड़ता है, एकदम याद रखना। चलो, पॉज करके प्रैक्टिस करो। First INC session, 1885, Bombay. President W.C. Banerjee. Delegates 72. Architect A.O. Hume. Now practicing. The INC's foundation was a deliberate, well-organized effort to create a national political body for India. Foundation तो A1 हो गई, पर एक बड़ा सवाल, इसे बनाया क्यों गया था, स्पेशली एक इंग्लिशमैन द्वारा? यहां आती है अ वेरी फेमस थियोरी। हाँ, द सेफ्टी वाल्व थ्योरी। शॉर्ट में ये थ्योरी कहती है कि कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था ताकि इंडियंस का गुस्सा, उनका डिसकंटेंट शांति से निकल जाए और कोई बड़ा विद्रोह ना हो। बेसिकली लाइक अ प्रेशर कुकर वाल्व। एकदम। इमेजिन एक बॉयलर है जो फटने वाला है। एक स्मार्ट इंजीनियर उसमें एक छोटा सा वाल्व लगा देता है ताकि स्टीम धीरे धीरे निकलती रहे और बॉयलर ना फटे। थ्योरी कहती है कि आईएनसी वही वाल्व था और ब्रिटिश एम्पायर वही बॉयलर। समझे? परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये थ्योरी बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। इट क्वेश्चंस द वेरी ओरिजिन ऑफ द कांग्रेस। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, लॉर्ड डफरिन। थ्योरी कहती है कि ह्यूम ने डफरिन को कन्विंस किया था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनने दो, ये हमारे लिए ही अच्छा है। ओके, तो इसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? 3 मेन पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला, सेफ्टी वॉल थ्योरी।
इसके मेन बिलीवर आपसे पूछा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय थे। उनका मानना था कि ये ब्रिटिश एम्पायर को बचाने का एक टूल था। नंबर 2। दूसरा, कंस्पिरेसी थ्योरी। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन आरपी दत्त ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें इंडियन बुर्जुआ लीडर्स भी शामिल थे ताकि एक पॉपुलर अपराइजिंग को रोका जा सके। और तीसरा, जो आजकल सबसे ज्यादा माना जाता है, वो है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे बिपिन चंद्रा इसे सपोर्ट करते हैं। उनके मुताबिक अर्ली इंडियन लीडर्स ने ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया। मतलब अगर इंडियंस खुद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो ब्रिटिश उसे दबा देते। इसी को हमेशा के लिए शेप कर दिया। आज भी हिस्टोरियंस इस पर डिबेट करते हैं। So conclusion ये है कि while the safety valve theory is popular, the lightning conductor theory is more accepted by modern historians, suggesting Indian leaders were politically smart. बिल्कुल तो match the following के लिए बेस्ट ट्रिक क्या है? थ्योरी और प्रोपोनेंट। बिल्कुल। लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट, नेचुरली क्रिटिकल होंगे, सो सेफ्टी वैल्व। मेक सेंस। आरपी दत्त एक मार्क्सिस्ट, हमेशा कंस्पिरेसी देखेंगे, सो कंस्पिरेसी थ्योरी। ओके। बिपिन चंद्रा एक मॉडर्न हिस्टोरियन, न्यूआंस्ड व्यू देंगे, सो लाइटनिंग कंडक्टर। ऐसे लिंक करो। लाइटनिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा और सिंपल करके बताओ। हाँ। इसको फिल करते हैं ना, घर के ऊपर लाइटनिंग रॉड लगाते हैं ना, हाँ। ताकि बिजली गिरे तो घर सेफ रहे। हाँ। यहाँ हमें वो रॉड थे, ब्रिटिश गुस्सा, बिजली उन पर डाइवर्ट हो गया और इंडियन नेशनलिस्ट सेफ रहे। क्या बात है। हाँ। वाइसरॉय का नाम इंपॉर्टेंट है। बहुत। लॉर्ड डफरिन। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? याद रखना, डफरिन। तो क्या हमें कोई हीरो मानना चाहिए या विलन? ना हीरो ना विलन, he was a catalyst. His intentions might have been to protect the empire, but Indian leaders used him for their own nationalist goals. It's a classic case of different motives leading to the same outcome. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, तो क्या लिखना है? Lightning conductor theory by modern historians. ये इंडियन लीडर्स की पॉलिटिकल मैच्योरिटी को हाईलाइट करता है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। सेफ्टी वाल्व लाला लाजपत राय, कंस्पिरेसी आरपी दत्त, लाइटनिंग कंडक्टर बिपिन चंद्रा। प्रैक्टिसिंग। The safety valve theory is a critical view, but modern historians believe early leaders strategically used Hume as a lightning conductor to avoid British opposition. ओके, सो थ्योरी कुछ भी हो, कांग्रेस बन गई, लेकिन उनका प्लान क्या था? व्हाट वर देयर एम्स? लेट्स फाइंड आउट। कांग्रेस के इनिशियल एम्स थे देश में एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट की नींव रखना, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना। सोचो, एक एनजीओ स्टार्ट हो रहा है, उनका चार्टर होता है ना, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स। ये कांग्रेस का वही इनिशियल चार्टर था। एकदम। द एम्स वर वेरी क्लियर एंड मेथोडिकल। ये कोई रैंडम प्रोटेस्ट ग्रुप नहीं था। इट हैड अ लॉन्ग टर्म विजन। द लीडर्स न्यू कि इंडिया अभी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। सो द फर्स्ट गोल वाज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वन नेशन। राइट, तो ऑब्जेक्टिव्स को थीम्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल। सोर्स में 8 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। थीम्स में देखें तो पहला, मूवमेंट बिल्डिंग। इसमें था एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाना और एक हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश करना। ओके। दूसरा थीम, पॉलिटिकल एजुकेशन, यानी लोगों को पॉलिटिसाइज करना, पॉलिटिकली एजुकेट करना और एक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी डेवलप करना। और तीसरा, यूनिफिकेशन। इसमें था वर्कर्स के बीच फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना, कॉमन डिमांड्स फॉर्मुलेट करना और नेशनल यूनिटी को कंसोलिडेट करना। और चौथा, नेशन बिल्डिंग, यानी इंडियन नेशनहुड को केयरफुली प्रमोट और नर्चर करना। इन ऑब्जेक्टिव्स ने अगले 60 साल के फ्रीडम स्ट्रगल का रोड मैप तैयार किया। एवरी मेजर मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दीज कोर एम्स। बिल्कुल। The initial aims were not about demanding immediate independence. They were about building the foundation for a long struggle by creating a politically conscious and unified India. इन सब एम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था फॉर द लॉन्ग रन? Develop and consolidate a feeling of national unity. ये सबसे क्रूशल था। इसके बिना कोई भी बड़ा मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं था। The idea of India as one nation. एक टर्म है, पोलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल। इसका क्या मतलब है? मतलब लोगों को समझाना कि उनकी प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये उनकी किस्मत नहीं, बल्कि ब्रिटिश पॉलिसीज का रिजल्ट है। उन्हें उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर करना। क्या इन एम्स में कहीं फ्रीडम या स्वराज वर्ड यूज हुआ है? बिल्कुल नहीं। नॉट इन द इनिशियल स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इनिशियल गोल वाज नेशन बिल्डिंग एंड गेटिंग रिफॉर्म्स, नॉट ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश। ठीक है। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप करने का क्या मतलब? इट मीन्स टू इंटेलेक्चुअली प्रूव दैट कॉलोनियल रूल इज हार्मफुल फॉर इंडिया। इसके लिए उन्होंने डेटा, फैक्ट्स और इकोनॉमिक थ्योरीज का यूज किया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट फाइटिंग एन आइडियोलॉजिकल वॉर। हाउ कैन वी रिमेंबर दीज 8 पॉइंट्स इजीली? Group them. 3 points on building the movement, 3 points on uniting the people, and 2 points on creating the ideology. ऐसे स्ट्रक्चर में याद करना आसान होगा। Let's practice the core theme. The main aim was to create a unified, politically conscious India to build a nationalist movement. Now, you practice saying. The early Congress aimed to first build a nation and a nationalist sentiment before making bigger political demands. तो ये एम्स थे उन लीडर्स के जिन्होंने कांग्रेस को शुरू किया।
इन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, पर ये मॉडरेट्स थे कौन और उनका स्टाइल क्या था? लेट्स डाइव इनटू द एरा ऑफ मॉडरेट्स। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला फेज 1885 से 1905 था, जिससे वो लीडर्स डोमिनेट कर रहे थे जो लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स में विश्वास रखते थे। उनका तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल था, रेवोल्यूशनरी नहीं। इमेजिन अ स्कूल डिबेट। एक टीम चिल्ला रही है, स्लोगन्स दे रही है, दूसरी टीम कामली फैक्ट्स, फिगर्स और रूल बुक के हिसाब से अपने पॉइंट्स रख रही है। मॉडरेट्स दूसरी टीम जैसे थे। परफेक्ट। इन्हें मॉडरेट्स इसलिए कहा जाता है ताकि इनको 20th सेंचुरी के एक्सट्रीमिस्ट से अलग पहचाना जा सके। ये लीडर्स मोस्टली वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स, टीचर्स और जर्नलिस्ट थे। दे वर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम तो जरूर याद रखने होंगे। हाँ, बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा, W.C. बनर्जिया, S.N. बनर्जिया एंड गोपाल कृष्णा गोखले। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स की लैंग्वेज सेट की, पिटिशंस, डिबेट्स एंड रेजोल्यूशंस के थ्रू पॉलिटिक्स करना सिखाया। हाँ, the moderates were the pioneers who laid the ideological and organizational groundwork for the national movement, even if their methods were slow. मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? Methodology. Moderates believed in constitutional agitation within the law. Extremists believed in mass agitation, strikes and boycotts, which could go beyond the law. दादा भाई नौरोजी को थ्राइस प्रेसिडेंट मेंशन किया गया है। इज दिस सिग्निफिकेंट? He commanded. He was a guiding figure for the entire movement during this phase. क्या ये सब लीडर्स रिच फैमिलीज से थे? Mostly, yes. They were from the educated, urban, upper middle class. This is also a reason why their movement had a narrow social base, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाउ टू रिमेंबर एटलीस्ट 5 की मॉडरेट लीडर्स? एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। दादा भाई नायरोजी और मेहता जी ने बनर्जी और बनर्जिया को गोखले के साथ वॉचा किया। थोड़ा सिली है, बट इट वर्क्स। नाइस वन। उन्हें स्टॉन्च बिलीवर्स इन लिबरलिज्म कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दे बिलीव्ड इन लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड द पावर ऑफ परसुएजन। उन्हें लगता था कि अगर ब्रिटिश को सच्चाई बताई जाए तो वो न्याय करेंगे। दे बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। चलो, प्रैक्टिस द टाइमलाइन एंड द की आइडिया। Era of moderates, 1885 to 1905, believed in slow constitutional progress. Practice saying. The moderates were the early leaders of the INC, who chose a path of legal and constitutional agitation to achieve political reforms. Okay, so we know who the moderates were, but उनका exact action plan क्या था? How did they actually work? Let's explore the moderate approach. The moderate approach was a two-pronged strategy. पहला, इंडिया में पब्लिक ओपिनियन बनाना और लोगों को एजुकेट करना। Okay. दूसरा, पिटिशंस और मीटिंग्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में रिफॉर्म्स लाने के लिए परसुएड करना। इसे प्रेयर एंड पिटिशन मेथड भी कहते हैं। बिल्कुल। इमेजिन आपको अपनी सोसाइटी में पार्क बनवाना है। आप पहले क्या करोगे? सोसाइटी के लोगों के सिग्नेचर्स लोगे, यानी क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। फिर एक फॉर्मल एप्लीकेशन पिटिशन म्युनिसिपल ऑफिस में सबमिट करोगे। दिस इज एग्जैक्टली द मॉडरेट अप्रोच। बिल्कुल। Their approach was based on a fundamental belief कि ब्रिटिश बेसिकली अच्छे हैं, बस उन्हें इंडिया की रियल कंडीशंस का पता नहीं है। उन्हें लगा कि अभी डायरेक्ट चैलेंज का टाइम नहीं आया है। तो prong 1 इंडिया में और prong 2 ब्रिटेन में। हाँ, prong 1 इंडिया में टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, लोगों को यूनाइट करना, कॉन्शियसनेस जगाना, और prong 2 ब्रिटेन में टू परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके लिए उन्होंने 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। और ये कमेटी एक जर्नल भी निकालती थी, राइट? हाँ, जिसका नाम था इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा और इनकम लंदन में इंडिया के केस के लिए कैंपेन करते हुए बिताया। This approach, although slow, created a generation of politically aware Indians. हाँ, it established a tradition of organized political work. The moderates' prayer and petition method wasn't a sign of weakness. It was a carefully chosen political strategy suited to the conditions of that time. Prayer and petition सुनने में थोड़ा weak लगता है. Was it really effective? It wasn't about begging. Petition here means a formal, well-reasoned argument backed by facts and data presented to the authorities. It was an intellectual challenge, not a plea for mercy. लंदन में कमेटी क्यों बनाई? इंडिया में आवाज उठाना काफी नहीं था? Moderates का मानना था कि ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंशियल है। अगर वो ब्रिटिश लोगों को और उनके एमपीज को कन्विंस कर पाए कि इंडिया में गलत हो रहा है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर प्रेशर बनेगा। It was a strategy to influence the center of power. जर्नल का नाम इंडिया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। Yes, very important for prelims. Question आ सकता है, the journal published by the British Committee of INC was? The answer is India. एक प्लान था कांग्रेस का सेशन लंदन में करने का, उसका क्या हुआ? Yes, 1892 में प्लान था, but 1891 में ब्रिटिश इलेक्शंस आ गए, तो पोस्टपोन हो गया और फिर कभी नहीं हुआ। This shows their focus on influencing Britain directly. What was the core belief behind this approach? The belief that the British wanted to be just but were unaware. इसको later nationalists ने challenge किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश इंटेंशंस ही गलत है। ये एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। Okay, let's practice the keywords. Moderate approach. Two-pronged. 1. Public opinion in India. 2. Persuasion in Britain. Method. Prayer and petition. Practice saying.
The moderates used a dual strategy of educating Indians and petitioning the British, believing in a gradual constitutional path to reform. अप्रोच तो ठीक है, बट रिजल्ट्स क्या मिले? व्हाट वर देयर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस? चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन से, द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। Okay, let's break down their contributions. सबसे पहले इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। मॉडरेट्स ने पहली बार साइंटिफिकली प्रूव किया कि इंडिया की गरीबी का कारण ब्रिटिश पॉलिसीज है। और उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। हाँ, जिसके मुताबिक ब्रिटेन सिस्टमैटिकली इंडिया का पैसा और रिसोर्सेज ड्रेन करके ले जा रहा था। सोचो आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, बट आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही। एक कोलीग एक डिटेल्ड एक्सेल शीट बनाकर प्रूफ करता है कि कंपनी का सारा प्रॉफिट हेडक्वार्टर्स जा रहा है और एम्प्लॉइज को कुछ नहीं मिल रहा। वो कोलीग एक मॉडरेट नेशनलिस्ट जैसा काम कर रहा है। क्या बात है, perfect example. This was perhaps the moderates' most significant contribution. It shattered the myths that British rule was beneficial for India. इससे पहले लोग गरीबी को किस्मत या सोशल प्रॉब्लम से जोड़ते थे। मॉडरेट्स ने इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी से जोड़ा। और इसके आर्किटेक्ट्स कौन थे? नेम्स आर इंपॉर्टेंट। दादा भाई नायरोजी, आर.सी. दत्त, दिनशा वाचा, इनके नाम याद रखना। ड्रेन थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश सैलरीज, पेंशन्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एटसेट्रा के थ्रू इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन जा रही थी, जिसके बदले इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से एक कॉलोनियल इकोनॉमी में बदला जा रहा है। हाँ, a supplier of raw materials and an importer of finished goods. इसी क्रिटिक के बेसिस पर उन्होंने डिमांड्स रखी, लैंड रेवेन्यू कम करो, सॉल्ट टैक्स हटाओ, मिलिट्री एक्सपेंडिचर घटाओ। हाँ, और इंडियन इंडस्ट्रीज को टैरिफ प्रोटेक्शन दो। इसने एक ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बनाया कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया की पॉवर्टी का मेन कॉज है। इसने आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल को एक सॉलिड इकोनॉमिक बेसिस दिया। The economic critique was a powerful weapon that undermined the moral foundation of British rule. ड्रेन थ्योरी का आर्किटेक्ट कौन है? ये आएगा एग्जाम में। Yeah, primarily Dada Bhai Nauroji. His book Poverty and Un-British Rule in India is a classic. R.C. दत्त की Economic History of India भी बहुत important है। सॉल्ट टैक्स की डिमांड यहाँ भी थी। मुझे लगा ये सिर्फ गांधी जी से एसोसिएटेड है। एक्सीलेंट पॉइंट। ये दिखाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में कंटिन्यूटी थी। गांधी जी ने इस इशू को मास मूवमेंट बनाया, बट इसकी डिमांड मॉडरेट्स ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। टैरिफ प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? जब ब्रिटिश गुड्स इंडिया आते थे, उन पर बहुत कम या जीरो इंपोर्ट टैक्स लगता था। इससे वो सस्ते होते थे और इंडियन गुड्स कम्पीट नहीं कर पाते थे। मॉडरेट्स ने डिमांड की कि ब्रिटिश गुड्स पर टैक्स लगाओ ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का चांस मिले। How did this critique undermine the moral foundation of British rule? Through their economic critique and the drain theory, moderates exposed the exploitative nature of British rule and blamed it for India's poverty. अब आते हैं उनके दूसरे कंट्रीब्यूशन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। हाँ, मॉडरेट्स का लॉन्ग टर्म गोल डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट था। इसके लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज्यादा इंडियन पार्टिसिपेशन और उन्हें ज्यादा पावर्स देने की डिमांड की। इमेजिन स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल है, पर उसमें सारे मेंबर्स टीचर्स ने नॉमिनेट किए हैं और काउंसिल के पास कोई रियल पावर ही नहीं है। मॉडरेट्स डिमांड कर रहे थे कि स्टूडेंट्स इलेक्ट होकर आने चाहिए और काउंसिल को बजट डिसाइड करने की पावर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। शुरू में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय एक्ट ऑफ 1861 सिर्फ रबर स्टैंप्स थे। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था। 1862 से 1892 तक 30 सालों में सिर्फ 45 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था। और वो भी मोस्टली वेल्दी और लॉयलिस्ट थे। एग्जैक्टली। तो उनकी डिमांड्स 1885, 1892 दो थीं। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स यानी इंडियन मेंबर्स बढ़ाओ, और रिफॉर्म ऑफ काउंसिल्स यानी काउंसिल्स को रियल पावर दो, स्पेशली फाइनेंस पर कंट्रोल। और उन्होंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का स्लोगन भी दिया। हाँ, और बाद में दादा भाई नौरोजी 1904, गोखले 1905 और तिलक 1906 ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की। Even without real power, moderates use the councils as forums for national propaganda and political education. राइट। स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का ओरिजिन क्या है? ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का फेमस स्लोगन है। मॉडरेट्स ने इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट किया। इसका मतलब है कि अगर हम टैक्स देते हैं तो बजट कैसे खर्च होगा, इस पर हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का मॉडल ही क्यों चुना? Because Canada and Australia were self-governing colonies within the British Empire. मॉडरेट्स शुरू में कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे। ये एक मॉडरेट डिमांड थी। प्री 1892 काउंसिल्स में कौन से इंपॉर्टेंट इंडियंस थे? सोर्स में नाम है सैयद अहमद खान, कृष्णोदास पाल और राजबिहारी घोष। याद रखना, दीज वर नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड। उनका मेन एम काउंसिल्स में क्या था? लेजिस्लेशन पास करना? नहीं, उन्हें पता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। उनका मेन एम था लेटिंग ऑफ पॉलिटिकल स्टीम के ब्रिटिश आइडिया को सबवर्ट करना। वो काउंसिल्स को गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए यूज करते थे एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट। तिलक का नाम यहाँ मॉडरेट्स के साथ कैसे आ गया? गुड कैच। Tilak was an extremist leader, but the demand for self-government was common across the board by 1906. ये दिखाता है कि political demand समय के साथ evolve हो रही थी। Let's practice the slogan. No taxation without representation. More Indians in councils, more power to councils. Practice saying.
Moderates used legislative councils as platforms to demand greater Indian participation and financial control, slowly pushing for self-government. तो इन डिमांड्स और प्रेशर का कुछ रिजल्ट निकला? Yes, a little bit. इससे आया Indian Councils Act of 1892. हाँ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एक रिफॉर्म था जो नेशनलिस्ट प्रेशर का रिजल्ट था। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई और उन्हें कुछ लिमिटेड पावर्स दी, जैसे बजट पर डिस्कशन। आपने स्कूल में बेटर कैंटीन फूड के लिए पिटिशन दी थी। प्रिंसिपल ने मेन्यू में एक दो न्यू आइटम्स ऐड कर दिए, बट प्राइसेस अभी भी वो ही डिसाइड करते हैं। थोड़ी सी जीत, बट नॉट फुल कंट्रोल। दैट्स द 1892 एक्ट। परफेक्ट एनालॉजी। ये मॉडरेट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड की एक पार्शियल विक्ट्री थी। चलो इसके प्रोविजंस देखते हैं। पहला, मोर मेंबर्स। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या 6 to 10 से बढ़ाकर 10 to 16 कर दी गई। ओके। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहली बार रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड हुआ। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉमिनेट कर सकती थी, जो आगे यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, जमींदार से रेकमेंड होके आते थे। इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। बजट पर डिस्कशन का अधिकार मिला और क्वेश्चंस पूछ सकते थे। हाँ, लेकिन लिमिटेशंस भी थी। सबसे बड़ी, ऑफिशियल मेजॉरिटी। काउंसिल्स में अभी भी ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी थी, तो नॉन ऑफिशियल्स का वोट हमेशा हार जाता। और बजट पर वोट नहीं कर सकते थे, ना ही कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते थे। राइट। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे। एक सवाल पूछ लिया बस। The act was a classic example of the British carrot and stick policy. सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी इस एक्ट की? ये डायरेक्ट इलेक्शंस थे? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही लिमिटेड और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था। बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार लोगों को रेकमेंड करती थी। आम आदमी का कोई रोल नहीं था। बट द प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच वाज अ स्टार्ट। बजट पर डिस्कस कर सकते थे बट वोट नहीं, इसका क्या पॉइंट हुआ? द पॉइंट वाज प्रोपेगेंडा एंड एजुकेशन। डिस्कशन के दौरान गोखले जैसे लीडर्स अपने फैक्ट्स और फिगर्स से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज को एक्सपोज करते थे। उनकी स्पीचेस न्यूज़पेपर्स में छपती थी, जिससे पब्लिक ओपिनियन बनता था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन इंपीरियल काउंसिल का नंबर क्या था? इट वाज रेज्ड फ्रॉम 6 to 10 to 10 to 16। ये नंबर्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली डिड द काउंसिल मीट? राइट। सोर्स बताता है ऑन एन एवरेज ओनली 13 days in a year, और उसमें भी सिर्फ 5 नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स प्रेजेंट होते थे। दिस शोज हाउ इनसिग्निफिकेंट इट वाज इन प्रैक्टिस। Let's practice the key limitation. The Indian Councils Act of 1892 was a minor concession that introduced limited representation but kept real power firmly in British hands. काउंसिल्स के अलावा मॉडरेट्स ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स की मांग की। उनका फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं था। चलिए देखते हैं उनकी कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हाँ, मॉडरेट्स ने सरकारी नौकरियों में ज्यादा इंडियंस को लेने, यानी इंडियनाइजेशन, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने और वेलफेयर पर ज्यादा खर्च करने की मांग की। ये वैसा ही है जैसे सिटीजन्स आज आरटीआई फाइल करके पूछते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा रोड्स और हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं खर्च हो रहा, या फिर पुलिस और मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस अलग क्यों नहीं हैं। बिल्कुल। Moderates wanted to reform the entire administrative structure to make it more responsive to Indian needs. British administration expensive, oppressive और discriminatory था। तो की डिमांड्स क्या थी? पहली थी Indianization of government service। इसके 3 grounds थे: economic, political और moral। इकोनॉमिक कैसे? ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी बहुत ज्यादा थी, जो ड्रेन का हिस्सा थी। पॉलिटिकल, क्योंकि इंडियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखना गलत था। और मॉरल, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन था। और दूसरी डिमांड? सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ताकि जस्टिस फेयर हो। अभी कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था। उन्होंने ऑप्रेसिव ब्यूरोक्रेसी और एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया। फॉरेन पॉलिसी पर भी उनका स्टैंड था। हाँ, बर्मा को एनेक्स करना, अफगानिस्तान पर अटैक, इन सब अग्रेसिव पॉलिसीज का खर्चा इंडियन ट्रेजरी से जाता था। मॉडरेट्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने डिमांड की मिलिट्री पर खर्च कम करके हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन पर खर्च बढ़ाओ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था इंडियन लेबर अब्रॉड के बारे में। हाँ, दूसरे ब्रिटिश कॉलोनीज में इंडियन लेबरर्स के साथ हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाया। इन डिमांड्स ने लोगों को कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर अवेयर किया। इंडियनाइजेशन की डिमांड के पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या था? द इकोनॉमिक वन। उन्होंने प्रूव किया कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स की हाई सैलरीज और पेंशन्स जो इंग्लैंड में पे होती थी, इंडिया के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन है। इट कनेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू डायरेक्टली टू द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये डीपीएसपी में भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के थे। वो आजाद इंडिया के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स बने। फॉरेन पॉलिसी की क्रिटिसिज्म क्यों? उससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि इन वॉर्स का सारा खर्चा इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से होता था। मॉडरेट्स ने ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। Your taxes are being used to fund Britain's imperial ambitions. What kind of education were they demanding? Specifically elementary and technical education. उन्हें पता था कि देश के प्रोग्रेस के लिए मास एजुकेशन और मॉडर्न स्किल्स जरूरी हैं। लेबर अब्रॉड का इशू क्यों उठाया? It showed their growing sense of a broader Indian identity. उनके लिए इंडिया सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी, बल्कि जहां भी इंडियंस थे, उनके राइट्स इंपॉर्टेंट थे। It broadened the scope of nationalism. Practice the 3 main demands: Indianization of services, separation of judiciary executive, more spending on welfare. Practicing.
Moderates campaigned for a wide range of administrative reforms, from Indianizing the civil services to criticizing expensive foreign wars. रिफॉर्म्स के अलावा एक और चीज है जो हम आज भी वैल्यू करते हैं, सिविल राइट्स। क्या मॉडरेट्स ने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी? ऑफ कोर्स दे डिड। हाँ बिल्कुल, मॉडरेट्स ने राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन और अ फ्री प्रेस जैसे सिविल राइट्स की रक्षा के लिए लगातार कैंपेन चलाया। उन्होंने इन राइट्स को फ्रीडम स्ट्रगल का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया। आज जब कोई जर्नलिस्ट अरेस्ट होता है या किसी प्रोटेस्ट पर रोक लगती है तो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं ना। इसकी नींव मॉडरेट्स ने रखी थी। एकदम। The idea of modern civil rights was new to India, or the moderates popularized it. The colonial government often used repressive laws to curb criticism and nationalistic activities. हाँ, तो उन्होंने कैंपेन कैसे किया? उन्होंने इंसेसेंट कैंपेन्स चलाए थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। इस कॉन्शियसनेस का रिजल्ट था कि जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक और दूसरे जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए तो आम जनता में बहुत गुस्सा था। सेम आउटरेज हुआ जब नाटू ब्रदर्स को बिना ट्रायल के डिपोर्ट कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि defense of civil rights became a central theme of the national movement. हाँ, and it helped in spreading modern democratic ideas. By fighting for civil rights, the moderates were not just fighting against specific British policies, but for the very principles of a modern democratic nation. तिलक की अरेस्ट 1897 इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? Because it was one of the first high-profile cases where a nationalist leader was tried for sedition for his writings. The public outrage that followed showed that the ideas of free press and free speech had taken root among the people. नाटू ब्रदर्स का केस क्या था? They were arrested and deported without any trial under some archaic regulations. This was a blatant violation of the due process of law. Moderates ने इसको highlight करके British sense of justice को expose किया. क्या मॉडरेट्स हमेशा सक्सेसफुल होते थे इन केसेस में? Often not. Tilak was convicted, but for them the fight was as important as the victory. हर केस, चाहे जीते या हारे, लोगों को politically educate करने का एक मौका होता था. फ्री प्रेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों था उनके लिए? Because the press was their primary tool to create public opinion, educate the masses, and critique the government. A free press was essential for their entire political strategy. How did this connect to the common person? जब गवर्नमेंट कोई रिप्रेसिव लॉ लाती जैसे प्रेस पर कंट्रोल, तो मॉडरेट्स न्यूज़पेपर्स में समझाते थे कि सिर्फ एडिटर पे अटैक नहीं है, ये आपके जानने के अधिकार पे अटैक है. They connected abstract rights to people's daily lives. Okay, let's practice the core rights. Right to speech, thought, association, and a free press. Practicing. The moderates made the defense of civil liberties an essential part of the freedom struggle, popularizing modern democratic ideas. Wow. तो मॉडरेट्स ने काफी काम किया, बट हर चीज की तरह उनके काम का भी इवैल्यूएशन होना चाहिए. What were their successes and failures? Let's do a balanced evaluation. अर्ली नेशनलिस्ट ने नेशनल सेंटिमेंट जगाने, लोगों को पॉलिटिकल वर्क में ट्रेन करने और कॉलोनियल रूल के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को एक्सपोज करने में एक अहम भूमिका निभाई. लेकिन वो आम जनता को अपने साथ जोड़ने में फेल रहे. इमेजिन कोई आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नींव बनाता है, बट पहला फ्लोर बनाने से पहले ही उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है. फाउंडेशन दिखता नहीं, पर उसके बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती. मॉडरेट्स वही आर्किटेक्ट थे. बहुत अच्छी एनोलॉजी है. It's easy to criticize the moderates for being too moderate, but their work must be evaluated in the context of their time. तो उनकी सक्सेसेस क्या थे? पॉइंट वाइज? पहला, they represented the most progressive forces of the time. दूसरा, they created a wide national awakening. तीसरा, they trained people in political work. चौथा, they exposed the exploitative character of colonial rule. हाँ, और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडियंस. हाँ, और सबसे important, they created a solid base for the more militant, mass-based movements that followed. हाँ, लेकिन फेलियर्स भी थे. हाँ, they failed to widen their democratic base. They did not include the masses, especially women, peasants and workers. और उन्होंने सबके लिए right to vote की डिमांड नहीं की. कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उनके वैल्यूएशन के लिए? हाँ, पट्टभी सीतारमैया ने मॉडरेट्स को उस ब्रिक एंड मॉर्टर से कंपेयर किया जो फाउंडेशन में 6 फीट नीचे दफन होता है. ये पॉजिटिव व्यू है. बिपिन चंद्रा का कोट भी पॉजिटिव है. द पीरियड फ्रॉम 1858 to 1905 was the seed time of Indian nationalism. और क्रिटिकल व्यू? लाला लाजपत राय ने कहा था, it was at best an opportunist movement. ये एक क्रिटिकल व्यू है. So the conclusion is the moderates were successful as a foundation laying force. सबसे बड़ा फेलियर क्या था उनका? The failure to connect with the masses. उनका मूवमेंट लार्जली अर्बन, एजुकेटेड, अपर क्लास तक ही सीमित था. पताटी सीतारामैया का एनालॉजी उससे हम क्या समझें? It means we shouldn't blame the moderates for not being more aggressive, just like we can't blame the foundation for not being the roof. Their role was different, but indispensable. बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है. लाला लाजपत राय ने उन्हें अपॉर्चुनिस्ट क्यों कहा? As an extremist leader, Rai believed that the moderates' constitutional politics was just a way for some educated Indians to get positions of power and trade in the name of patriotism without really challenging the British. They trained people in political work.
इसका एक एग्जाम्पल दो। ठीक है। The very act of drafting petitions, holding meetings, debating issues, and writing articles in newspapers was a form of training. Leaders like Gokhale were trained by leaders like Ranade. It was a mentorship process. अच्छा। So overall, thumbs up or thumbs down for the moderates? Definitely a thumbs up. Bipin Chandra's seed time code is the most balanced evaluation. उन्होंने बीज बो दिए जिसका फल बाद में एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयंस ने काटा। Let's practice the most balanced view. The moderates created a solid base for a more vigorous, mass-based national movement. जी। Practice saying, The moderates successfully laid the ideological and organizational foundation of the freedom struggle, but failed to involve the masses. हम बार-बार कह रहे हैं कि masses included नहीं थे, पर क्यों? ऐसा क्यों था कि ये leaders आम जनता से connect नहीं कर पाए? Let's analyze the role of masses. So एक high-tech company policy बना रही है. Policy बनाने वाले सारे top level managers हैं. वो फ्लोर लेवल वर्कर्स से इनपुट नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें लगता है वर्कर्स को बिग पिक्चर समझ नहीं आएगा। यही मॉडरेट्स का एटीट्यूड था टुवर्ड्स द मासेस। बिल्कुल सही। The lack of mass participation was the biggest weakness of the early phase of nationalism. उस समय इंडियन सोसाइटी बहुत डिवाइडेड थी। Masses largely illiterate और politically unaware थे। तो उन्हें एक्सक्लूड क्यों किया गया? इसके 3 रीजंस थे। पहला, द मॉडरेट्स लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस। दूसरा, उन्हें लगा कि मासेस इग्नोरेंट हैं और उनके आइडियाज कंजर्वेटिव हैं। तीसरा, उन्हें लगा कि इन हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को पहले एक नेशन में वेल्ट करना होगा, उसके बाद ही वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। बट इस लॉजिक में एक फ्लॉ था, है ना? हाँ, मॉडरेट्स ये रियलाइज करने में फेल हो गए कि लोगों को एक साथ लाने का, उन्हें वेल्ट करने का सबसे अच्छा तरीका फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही है। लोग लड़ते लड़ते ही एक होते हैं। एक कोट है जस्टिस रानडेगा गोखले से। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनके मेमोरियल्स या पिटिशंस गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए हैं, so that they may learn how to think in these matters. This shows their focus was on teaching, not on mobilizing. तो क्या मॉडरेट्स कॉमन पीपल से नफरत करते थे या डरते थे? नफरत नहीं, but a kind of elitist attitude था. They saw themselves as guardians or teachers of the masses, not as their representatives. उन्हें लगा पहले हम लोगों को तैयार करेंगे, फिर उन्हें पॉलिटिक्स में लाएंगे। इस व्यू को किसने चेंज किया? The extremists, especially leaders like Tilak, and later most effectively by Mahatma Gandhi. गांधी जी ने ही मासेस को नेशनल मूवमेंट का एक्टिव पार्ट बनाया। रानडे का कोट क्या शो करता है? इट शोज अ लॉन्ग टर्म पेशेंट अप्रोच। ही सेइंग हम जो ये पिटिशंस लिख रहे हैं इसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, ये लोगों के लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग मटेरियल है, ये काम सालों तक करना पड़ेगा। What does heterogeneous elements mean? It means different diverse groups. Hindu, Muslim, different castes, people from Bengal, people from Madras. Moderates को लगा कि इन सब में पहले इंडियननेस की फीलिंग लानी होगी, तभी वो एक साथ आ पाएंगे। If they had included the masses, what would have been different? Their bargaining power with the British would have been immense. They could have organized strikes, tax denial campaigns, and large-scale protests. The nature of the movement would have been completely different, more aggressive and demanding. Practice the core reason. Moderates lacked political faith in the masses and felt they first needed to be educated and unified. Practice saying. The moderates intentionally kept the masses out of active politics, believing they were not yet ready, which ultimately limited the movement's strength. तो एक तरफ मॉडरेट्स प्रेयर एंड पिटिशन कर रहे थे, मैसेस पैसिव थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? क्या वो खुश थे? लेट्स फाइंड आउट द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। शुरू से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के प्रति हॉस्टाइल यानी दुश्मन जैसा एटीट्यूड रखती थी। समय के साथ जब कांग्रेस उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने लगी तो ये हॉस्टिलिटी और बढ़ गई और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। पहले आपके बिल्डिंग वॉचमैन ने आपसे पोलाइटली कहा कि पार्किंग आगे करो, आपने नहीं सुनी और रूल्स पर सवाल उठाए। अब वो आपसे आकर सीधा लड़ता है और दूसरे रेजिडेंट्स को आपके खिलाफ भड़काता है। यही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। बिल्कुल। Despite the moderates' emphasis on loyalty to the crown, the British government saw them as a threat from day one. Official attitude 1887 के बाद और सख्त हो गया। उन्होंने हॉस्टिलिटी कैसे दिखाई? पहला, ओपन कॉन्डमनेशन। वो नेशनलिस्ट्स को सेडिशियस ब्राह्मण्स और डिसलॉयल बाबूस कहने लगे। फिर वाइसरॉयज ने भी कमेंट किए। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा। फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, वाओ। और लॉर्ड कर्जन ने 1900 में लिखा कि उसकी एक बड़ी एम्बिशन है कांग्रेस को अ पीसफुल डिमाइज में असिस्ट करना। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज किया। हाँ, उन्होंने रिएक्शनरी एलिमेंट्स जैसे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस को इनकरेज किया। इन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई टू काउंटर कांग्रेस प्रोपेगेंडा। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी? हाँ, उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करके मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। This hostility pushed the nationalists further away and proved that the British would never concede power easily. डफरिन का कमेंट फैक्ट्री ऑफ सेडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डफरिन वही वाइसरॉय था जिसके टाइम पर कांग्रेस बनी थी। उसका कांग्रेस को ऐसी गाली देना शो करता है कि ब्रिटिश कितनी जल्दी कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए थे। कर्जन का एम्बिशन पीसफुल डिमाइज ऑफ कांग्रेस, इसका क्या मतलब? Curzon wanted the Congress to die a natural death, to become irrelevant.
He thought it was a weak organization that would collapse on its own, and he wanted to help that process. Of course, history proved him wrong. यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसका नाम याद रखना है। हाँ, बिल्कुल। और इसके फाउंडर्स के नाम भी सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह। ये डिवाइड एंड रूल का परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक प्रो ब्रिटिश एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या थी? कैरेट आपसे पूछा जा सकता है 1892 एक्ट जैसे छोटे मोटे रिफॉर्म्स जिससे मॉडरेट्स को लगे कि उनकी सुनी जा रही है, और स्टिक एक्सट्रीमिस्ट पर आपसे पूछा जा सकता है रिप्रेशन, अरेस्ट्स और उन्हें सेडिशियस बोलना। इससे वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच फूट डालना चाहते थे। तो गवर्नमेंट का दुश्मन जैसा एटीट्यूड, क्या ये मॉडरेट्स के लिए एक सेटबैक? In a way, yes. But it also helped them. It exposed the true nature of the British government to the Indian public. लोगों को समझ आया कि prayer and petition से काम नहीं चलेगा, which prepared the ground for the extremist phase. Let's practice the key quotes. Dufferin, factory of sedition. Curzon, peaceful demise. Practicing. The British government was consistently hostile towards the Congress and used a divide and rule policy to weaken the nationalist movement. All right. What an incredible journey through the early years of the Indian National Congress. Let's do a super quick recap. चलिए, our broad micro theme was the seed time of Indian nationalism. We saw how the INC was formed in 1885 in Bombay, a planned effort with A.O. Hume as a catalyst and W.C. Banerjee as the first president. Theories of origin. We decoded the safety valve, conspiracy, and the more accepted lightning conductor theories. Aims and approach. The initial aim was nation building and political education through a prayer and petition method working both in India and Britain. Their biggest gift was the economic critique and the drain theory by leaders like Dadabhai Naoroji. They also fought for constitutional reforms and civil rights. Reforms and reality? This led to the Indian Councils Act of 1892, which was a small step forward but full of limitations. Evaluation and weakness. We evaluated them as the crucial foundation of the movement, whose main weakness was the lack of mass participation. Finally, we saw how the British government was consistently hostile, using condemnation and a divide-and-rule policy against the Congress. Now, it's your turn to be the expert. Here are 6 quick challenges to lock in your learning. Try to answer them out loud. 1. Explain the lightning conductor theory in your own words. 2. Name the 3 key architects of the drain theory. 3. What was the slogan used by moderates to demand financial control? 4. What were the 2 biggest limitations of the Indian Councils Act 1892? 5. Compare the views of Bipin Chandra and Lala Lajpat Rai on the moderates. And 6. Who called the Congress a factory of sedition and why? Here is one simple challenge for you. Create a one-page mind map. Center में लिखो INC moderate phase 1885 to 1905. फिर branches बनाओ for leaders, methods, contributions, failures, and government attitude. And fill them with keywords from our discussion today. And that's a wrap on this deep dive. Dekha? History can be super engaging and logical. It's all about connecting the dots. सेक्शन में बताओ आपका सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या था और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो because learning is always better together. Remember, understanding our past is the best way to build a better future. Keep questioning, keep learning. Until next time, stay curious. सोचो जरा, क्या